ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, पिछली क्लास में भी हम लोग मिल चुके हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं अजीज़ तलबा और तालिबात आपका इस ई क्लास कमरे जमात में खैर मुक़द्दम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कापी और पेन लेकर तैयार होंगे ताकि जो भी यहाँ पर नुकात दिए जाएंगे उसे आप लोग नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रही हूँ। आपको इस तस्वीर को पहचान के बताना है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। ये तस्वीर दूसरी है, ये भी देख लीजिए, बताइए कि ये तस्वीरें क्या बताती हैं। ये तीसरी तस्वीर है, ये भी पहचानिए और बताइए इन तीनों तस्वीरों से आपको क्या मालूम हो रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत को जाहिर करती हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को बताती हैं। तो आइए आज हम तारीख का तीसरा सबक यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी इंतज़ामिया के असरात के पहले यूनिट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, इस सबक के अहम नुकात क्या हैं वो तो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आइए पढ़ लेते हैं। पहला है इंतज़ामी उमूर और शहरी खिदमात को देखेंगे। उसके बाद हम दूसरा क्या देखेंगे, अदालती निज़ाम को देखेंगे। तीसरा हमारा यहाँ पर नुकात है पुलिस या कोतवाली इंतज़ाम को देखेंगे। उसी तरह से चौथा है फ़ौजी इंतज़ाम, यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के आने के बाद कौन कौन से यहाँ पर उन्होंने इस्लाहात किए, कौन कौन से नए नए कानूनात बनाए, इन तमाम के बारे में हम यहाँ पर एक नज़र डालने वाले हैं। तो आइए आज के सबक की सलाहियतों पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है अंग्रेज़ी दौर के मुख्तलिफ इंतज़ामात को हम जानेंगे, यानी कौन कौन से कानून अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में बनाए थे। दूसरा हमारा नुकात है आज के इंतज़ाम और अंग्रेज़ी इंतज़ाम के दरमियान फ़र्क को पहचानेंगे कि क्या फ़र्क है उसमें और आज के जदीद इंतज़ामी निज़ाम में। उसी तरह से हमारा तीसरा नुकात है मुख्तलिफ गवर्नर जनरलों के नाम और तस्वीरों को पहचानेंगे। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। बच्चों, इस तस्वीर को पहचानो और बताओ कि ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है। यहाँ पर नीचे लिखा भी है, आप लोग पढ़कर भी बता सकते हैं। सही पहचाना आप लोगों ने, ये अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की तस्वीर है। यानी जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो तिजारत की खातिर उन्होंने यहाँ पर तिजारती कोठियाँ कायम की और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी है। लेन देन की खातिर, तिजारत और व्यापार की खातिर हिंदुस्तान से उन्होंने इस तरह के कंपनियों को कायम किया था। आइए इनके इंतज़ामी उमूर पर एक नज़र डालते हैं। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक तिजारती कंपनी की तरह काम करते हुए तिजारती लेन देन का काम करती थी। हिंदुस्तान के हालात जिसमें सैकड़ों हुकूमतें ज़वाल पजीर थी, इसका मुआयना अंग्रेज़ों ने किया और अपनी सियासी उरूज का इस्तेमाल करने की सोचने लगे। आपसी जद्दोजहद में मुलव्वस हिंदुस्तान की छोटी छोटी सल्तनतों के दरमियान तकसीम कारी करते हुए इन पर काबिज होने लगे। यानी यहाँ पर जो मुकामी हुकूमतें थी वो आपस में एक दूसरे से नाइत्तेफाकी रखती थी, उसका अंग्रेज़ों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। लड़ाओ और हुकूमत करो पॉलिसी के ज़रिए हिंदुस्तानियों को जंग और मुआहदों के अमल में उलझाया और हर मुकामी हुकूमत को अपने ज़ेर मातहत करने लगे। यानी जो हुकूमत यहाँ पर मुकामी हुकूमतें थी जो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, उनको और मज़ीद लड़ाई उन्होंने पैदा की और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए इन रियासतों को अपने ज़ेर मातहत कंट्रोल में कर लिया। इस तस्वीर में देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ शिपों में, बड़ी बड़ी जहाज़ों में
समंदर पार करते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे और किस तरह से उन्होंने नई नई पॉलिसियां जैसे डिवाइड एंड रूल, इस तरह की पॉलिसी के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों में किस तरह से नाइत्तेफाकी पैदा की, मुकामी राजाओं में लड़ाई झगड़े डाले और ये देखिए उनका इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए किस तरह से एक एक करते हुए हुकूमतों को कब्ज़े में लेते गए। इस तस्वीर में आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं बच्चों कि पहले अंग्रेज़ सिर्फ तिजारत के लिए एक दो जगहों पर ही आई थी। उसके बाद इन्होंने थोड़ा लड़ा और हुकूमत करो पॉलिसियां को इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा हिंदुस्तान पर कब्जा हो गए और बाद में यहाँ की कमज़ोरी, नाइत्तेफाकी और नाइत्तेहादी को देखते हुए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। इन तीनों तस्वीरों में आप इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से हिंदुस्तानियों पर काबिज हो गए। मुख्तलिफ तरकीबों से हिंदुस्तानियों को सियासी तौर पर अपने इख्तिदार में लेने के बाद मुस्तकिल तौर पर अपने काबू में करने की सोचने लगे। यानी सियासी तौर पर हिंदुस्तानियों को वो अपने कब्जे में कर चुके थे, अब मुस्तकिल यानी परमानेंटली वो इनको अपना गुलाम बनाना चाहते थे। हिंदुस्तान एक इत्तेहाद रियासत ना होने की वजह से मुख्तलिफ रियासतें एक दूसरे से अलग अलग होने लगी। चूँकि हिंदुस्तान के मुकामी राजा एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और ना इत्तेफाकी रखते थे, इसीलिए इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। इसलिए अपने इख्तियार में आने वाली तमाम रियासतों को एकजा करके एकसा इंतज़ामिया फराहम करने की सोचने लगे। यानी जो जो रियासतें इनके कंट्रोल में आई हैं उन तमाम को इन्होंने एकजा किया और इनको इन्होंने एक एकसा का इंतज़ाम यानी क़ानून बनाने की सोचने लगे। तालीम, अदलिया निज़ाम, ज़मीनी लगान का निज़ाम, तिजारत, ज़राअत जैसे हलक़ों में जदीद इंतज़ामी निज़ाम को लागू करने में ये लोग कामयाब रहे। इन तमाम रास्तों पर, इन तमाम हलक़ों में इन्होंने तब्दीलियाँ रोनुमा की। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों, ये अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर की तस्वीर है और इनका नाम है, सही कहा आप लोगों ने, जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए इनके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इन्होंने शहरी खिदमत को जारी किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शहरी खिदमत को जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से तिजारती लेन देन की गर्ज से कंपनी के लिए मुलाजिम का तकर्रुर किया। यानी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में तिजारत को और बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानियों में से इन्होंने मुलाजिम को तकर्रुर करना शुरू किया। कंपनी के नौकरों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि इनको निजी तिजारत करने की पूरी इजाज़त दी गई थी। चूँकि इन मुलाजिमों को अच्छी तनख्वाहें नहीं मिलती थी तो इनको अपना कोई भी प्राइवेट बिजनेस करने की इजाज़त दे रखी थी इन लोगों ने। इसलिए मुलाजिम क्या करने लगे, वो गैर कानूनी तरीक़े से रकम हासिल करते हुए रिश्वतखोर बन गए। तो चूँकि उनको पूरी इजाज़त थी दूसरा काम करने की, तो ये लोग क्या करने लगे, गैर कानूनी तरीक़े को अपनाने लगे और रिश्वतखोर बन गए। इसको रोकने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ने हिंदुस्तान में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को जारी किया। यानी इस रिश्वतखोरी को और इस जो गैर कानूनी तरीक़ों से जो काम हो रहा है इन तमाम पर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को जारी किया गया। इस तस्वीर में आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से तमाम अफसर बैठकर कानून बना रहे हैं। 1773 का एक्ट भी इसी वक्त बना था। इस तस्वीर को पहचानिए और बताइए ये कौन सी तस्वीर है। सही पहचाना आप लोगों ने, ये कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज है। आइए इसके बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। सन 1800 ईस्वी में शहरी और अवामी खिदमत में शामिल होने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया और 1853 के बाद अवामी खिदमत करने वाले तमाम को एक मसाबकती इम्तिहानात रखने का फ़ैसला लिया गया। यानी मसाबकती इम्तिहानात का मतलब है कि यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आज भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह का उन्होंने उस वक्त फ़ैसला लिया था ताकि यहाँ पर काबिलियत रहने वाले लोगों को इसका फ़ायदा उठाया जा सके, जिससे हिंदुस्तानियों को इसका फ़ायदा तो नहीं हुआ और अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को बदगुमानी की नज़र से देखने लगे, क्योंकि यहाँ पर भी वो पार्शियलिटी करते थे
और कॉर्नवालिस ने ये ऐलान किया कि तमाम हिंदुस्तान का हर शहरी नाअहल और जाहिल है। क्योंकि वो इन इम्तिहानात में इन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, तो इन्होंने ऊपर से इन लोगों को ये बदगुमानी लगा दी कि हिंदुस्तान का हर शहरी नाअहल है और नाकाबिल है। इसीलिए नीचे दर्जे के अवामी काम और पेशे हिंदुस्तानियों के देने का ऐलान किया। यानी नीचे दर्जे के जो काम है, मेहनत मजदूरी वगैरह के, वो तमाम अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को थमा दिए और अफसरों के काम वो अपने अंग्रेज़ अफसरों को या अंग्रेज़ सिपाहियों को देने लगे। अदालती निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ आई थी, आइए देखते हैं। मुग़ल सल्तनत का इक़्तिदार मरहला अंग्रेज़ों को हासिल होने लगा था। यही एक वजह थी जदीद अदलिया निज़ाम के उरूज की। यानी जब मुग़ल सल्तनत का इक़्तिदार अंग्रेज़ों के हाथों में जाने लगा तो यहाँ पर अदलिया निज़ाम में भी तब्दीली होने लगी। बक्सर की जंग के बाद मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने हक़ दीवानी लगान की उसूली का हक़ अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया। हक़ दीवानी यानी लगान को उसूल करने का हक़ मुग़ल शहंशाह शाह आलम ने अंग्रेज़ों को दे दिया, क्योंकि वो इस तरह से इन लोगों को टॉर्चर किया करते थे, इस तरह से मजबूर कर दिया करते थे कि वो लोग इस तरह के काम करें। आप लोग तस्वीर में देख ही रहे हैं किस तरह से मुग़ल शहंशाह इस दस्तावेज़ को अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर रहे हैं। अदालती इंतज़ाम, आइए इसके बारे में एक नज़र देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में 2 अमली हुकूमत को जारी किया। इसके मुताबिक लगान की उसूली, अवामी और जराइम इंतज़ाम को हिंदुस्तानी अफसर के हवाले किया गया, और लेकिन उसूल होने वाले लगान अंग्रेज़ हाकिम अपने ही पास रखते थे। ये दोहरी हुकूमत इसलिए कहलाती है क्योंकि 2 तरीक़े से भी यहाँ पर अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा था। एक तरफ अंग्रेज़ तमाम खर्च इखराजात तमाम हिंदुस्तानियों पर थोप रहे थे, और जो लगान की उसूली थी वो अपने पास रख रहे थे। अपना खर्च भी बचेगा और आमदनी भी आती रहेगी। इन तमाम के मद्देनज़र अंग्रेज़ मरकूज़ अदलिया इंतज़ाम को जारी करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर इन्होंने एक मरकूज़ अदलिया निज़ाम बनाने का फ़ैसला किया। रॉबर्ट क्लाइव की तस्वीर आप लोग देख ही रहे हैं, तो इन्होंने ही 2 अमली हुकूमत को जारी किया था। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म को यहाँ पर बनाया था। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? सही पहचाना आप लोगों ने, ये वॉर्न हेस्टिंग है। तो इन्होंने क्या किया है, कौन से इस्लाहात किए हैं, आइए देखते हैं। 1772 में वॉर्न हेस्टिंग ने जब गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला तो इसने हिंदुस्तान में एक जदीद मंसूबा बनाया। जब ये अंग्रेज़ अफसर वॉर्न हेस्टिंग जब इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान गवर्नर जनरल बनकर आए 1772 सन ईस्वी में, तो इन्होंने एक जदीद हिंदुस्तान में मंसूबा बनाया जिसके तहत हर ज़िले में 2 तरह की अदालतों का होना लाजमी था। इन्होंने कहा कि हर ज़िले में 2 तरह की अदालतें होनी चाहिए। पहली है दीवानी अदालत, जिसको हम अवामी अदालत भी कहते हैं, और दूसरी है फौजदार अदालत यानी जराइमी अदालत। अवामी अदालत का मतलब है सिविल लॉ या सिविल कोर्ट, उसी तरह से फौजदार अदालत या जराइम अदालत का मतलब है क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल कोर्ट। तो इस तरह के 2 तरह के अदलिया निज़ाम को इन्होंने जारी किया। इस तस्वीर में आप लोग देख ही सकते हैं बच्चों, ये सिविल लॉ इस तरह से होता है, क्रिमिनल लॉ यानी मुजरिमों को पकड़ने वगैरह के लिए, और ये अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। इन तस्वीरों को पहचानिए बच्चों, आप लोग तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये कौन कौन सी अदालतें कहलाती हैं? सही पहचाना आप लोगों ने, दीवानी या अवामी अदालत, जहाँ पर अवाम के तमाम मसाइल का यहाँ पर हल करने की कोशिश की जाती है, और ये रही फौजदार या जराइम की अदालत, जहाँ पर मुजरिमों को सज़ा देने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। अवामी अदालतें यूरोपीय ज़िला अफसर के ज़ेर निगरान हुआ करती थी। अवामी अदालतों को यूरोप अपने ही ज़ेर निगरान रखा करते थे। तमाम उनके मसाइल को हल करने के लिए अंग्रेज़ अफसर ही काम किया करते थे, जबकि जराइम अदालतों की कार्रवाई यूरोप के निगरान कार की मौजूदगी में काजी के ज़रिए हुआ करती थी।
आप लोग तस्वीर में देख ही रहे हैं, इनको हम खाजी कहते हैं, यानी पूरे यहाँ पर मजहबी मामलात पर फैसला लेने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था और इनके ज़रिए फैसले लिए जाते थे। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। 2 फहरिस्त आप लोग देख ही रहे हैं, आइए इनको निशानदही करें। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट का क़याम। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था तस्वीर में दिखाकर कि ये कब शुरू हुआ था। बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। 1773 सन ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का क़याम हुआ था। मेरा दूसरा यहाँ पर जुमला है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ था। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 1800 सन ईस्वी में ये कॉलेज बना था। उसी तरह से मेरा यहाँ पर तीसरा जुमला है, मसाबिकती इम्तिहानात का फैसला कब लिया गया था, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो कब शुरू हुआ था। 1853 सन ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। वॉन हेस्टिंग ने अहदा कब संभाला था बच्चों, ये भी आप लोगों ने सही लगाया है। 1772 सन ईस्वी में वॉन हेस्टिंग ने इस अहदे को संभाला था, गवर्नर जनरल के अहदे को। उसी तरह से यहाँ पर मेरा 5वां जुमला है, दीवानी अदालत का मतलब क्या है। सही कहा आप लोगों ने, अवामी अदालत को दीवानी अदालत कहते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जोड़ लगाया है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, पुलिस या कोतवाली इंतज़ाम को देख लेते हैं। इस तस्वीर में आप देख भी रहे हैं और नाम भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। आइए इन्होंने क्या खिदमत अंजाम दिए हैं देखते हैं। दाखिली अमन के इंतज़ाम को निगरानी करने वाला ग्रुप पुलिस या कोतवाल होता था, यानी मुल्क के अपने इलाके में आने वाले तमाम दाखिली मामलात पर नज़र रखने के लिए पुलिस का इंतज़ाम शुरू किया था। सबसे पहले ये मुंजिम पुलिस महकमा कायम करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इन्होंने महकमा पुलिस को जारी किया था। इसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका नाम एसपी भी कहते हैं, के नाम से एक अहदे की तख्लीक की। ज़िले के तमाम स्टेशनों को तकसीम करके हर स्टेशन को एक कोतवाल और हर देहात या करिए को एक चौकीदार की ज़ेर निगरानी कर दिया। तो इन्होंने तमाम ज़िले के तमाम स्टेशनों को तकसीम किया और हर एक करिए को एक चौकीदार की तकसीम दी और हर एक स्टेशन को एक कोतवाल यहाँ पर निगरानी के लिए इन्होंने दिया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस का क्या किरदार है। कोतवाल को देहाती सतह पर चोरी, डकैती, जुर्म और दीगर तमाम पर काबू रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। कोतवाल इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार था। अगर कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती है, कोई जुर्म हो रहा है, तो इन पर काबू पाना इनकी जिम्मेदारी थी। 1861 सन ईस्वी में पुलिस कानून जारी किया गया। 1902 सन ईस्वी में पुलिस कमीशन कानून के काबिलियत व अहलियत हासिल करने वाले अफसरों के अहदों के तकर्रुर में मौका दिया गया, यानी जो भी काबिलियत रखते हैं और अहलियत रखते हैं इस बात की कि आला अफसर बन सके, तो उनको बनने का यहाँ पर मौका दिया गया। इसके बावजूद हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिल न सका, क्योंकि ये लोग हमेशा नाइंसाफ़ी से ही काम लिया करते थे, पार्शियल ही थे। अपने अफसरों को, अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत देकर हिंदुस्तानियों को हमेशा पीछे ही रखा इन लोगों ने। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को खाली जगहों को पुर करना है। मेरा पहला यहाँ पर जुमला है, पुलिस का महकमा कायम करने वाला डैश था, यानी किस अफसर ने इस पुलिस के महकमे को कायम किया था। सही जवाब दिया आप लोगों ने, जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पुलिस के महकमे को कायम किया। उसी तरह से बच्चों मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है, हर देहात को एक डैश की निगरानी दी गई थी, यानी देहात की निगरानी किसकी जिम्मेदारी दी गई थी इस दौर में। ये भी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, चौकीदार इसकी निगरानी किया करते थे। यहाँ पर चोरी या कोई और दीगर जुर्म या डकैती, ये तमाम चीज़ों की काबू में रखना इस चौकीदार का काम था। उसी तरह से 1781 सन ईस्वी में डैश के तकर्रुर का निज़ाम जारी हुआ, यानी किसका तकर्रुर यहाँ पर किया गया 81 सन ईस्वी में। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है,
मैजिस्ट्रेट, इस नए ओहदे का यहाँ पर तखर्रुर इस 1781 सन ईस्वी में किया गया। उसी तरह से मेरा चौथा यहाँ पर जुमला है 1861 सन ईस्वी में डैश कानून जारी हुआ। आपको बताना है कि इस ईस्वी में कौन सा नया कानून यहाँ पर जारी हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, पुलिस का कानून 1861 सन ईस्वी में जारी हुआ था। उसी तरह से बच्चों आइए अब अगला जुमला देख लेते हैं। 1902 सन ईस्वी में पुलिस कमीशन कानून के तहत अहलियत वालों को डैश के अहदों का तखर्रुर का मौका मिला, यानी जो अच्छे काबिलियत थे, अहलियत रखते थे, उन लोगों को किसका मौका यहाँ पर दिया गया था। ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है बच्चों, ये है अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को बनने का मौका यहाँ पर दिया गया था जो इसकी काबिलियत रखते थे, जिस तरह से मसाबिकती इम्तिहानात के ज़रिए वगैरह। तो बच्चों ये है फ़ौजी इंतज़ाम, जिसे हम प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं अंग्रेज़ों की। फ़ौजी इंतज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये भी सोल्जर्स हैं ब्रिटिश के, जो तमाम अहलियत रखते हैं। इनको आला अफसरों में भर्ती किया जाता था, इनको इनामात से नवाजा जाता था। इस तस्वीर में आप लोग देख ही सकते हैं। फ़ौजी इंतज़ाम में क्या तब्दीलियाँ हुई, आइए एक नज़र डालते हैं। अंग्रेज़ी इंतज़ामात के दौर में फ़ौज एक बुनियादी सुतून था। फ़ौज इनका बुनियाद, चूँकि इसी के बुनियाद पर तो वो तमाम पर क्या है काबिज़ हुआ करते थे। हिंदुस्तानियों को फ़ौज में शामिल करके इन्हीं की मदद से सारे हिंदुस्तान को अपने मातहत करने में कामयाब रहे। ये लोग हिंदुस्तानियों को ही अपने फ़ौज में शामिल किया करते थे और इन्हीं के ज़रिए अपना काम निकालते थे। फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के अंदर अपने मुखालिफ ताकतों को और गैर मुल्की ताकतों से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ रखने में कामयाब रहे। यानी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क के अंदर जो मुखालिफ ताकतें हैं, यानी जो ग्रुप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो गैर मुल्की हैं वो अगर हमला करें तो उनसे हिफाजत पाने के लिए ये खुद हिंदुस्तानी सिपाहियों का ही इस्तेमाल किया करते थे। 1857 सन ईस्वी की बगावत के बाद एक कमेटी बनाई गई और अंग्रेज़ी सरकार को इसके सिफारिशात पेश किए गए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1857 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी हुई थी और इसको अंग्रेज़ी मौरख़ीन ने सिपाहियों की बगावत का भी नाम दिया था। तो इस कमेटी के बाद एक नई कमेटी बनाई गई और वहाँ पर सिफारिशात, यानी कानून को चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर सिफारिशात पेश किए गए थे। इन सिफारिशात के मुवाफ़िक़ फ़ौजी इंतज़ाम का दोबारा लाहिक़ा अमल तैयार किया गया, यानी यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए थोड़े से चेंजेस कानून में किए थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश आर्मी हिंदुस्तानियों पर काबिज़ हो रही है। आर्मी फोर्स जो यहाँ पर है, पुलिस फोर्स जो है, इस तरह से वो लोग कायम किया करते थे। आइए बच्चों यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आपको सही जवाब चुनने हैं, दोनों ही तरफ जुमले दिए गए हैं, सही जवाब बताइए। शहरी खिदमत जारी करने वाला अफसर कौन था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसी तरह से बच्चों मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है, रेगुलेटिंग एक्ट को किसने जारी किया था? ये तो हम सब जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 सन ईस्वी में कायम किया गया था, लेकिन कौन से जनरल अफसर के ज़रिए कायम हुआ था? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पर 1773 सन ईस्वी में इस एक्ट को जारी किया गया था। यहाँ पर मेरा तीसरा जुमला है, दो अदालती इंतज़ाम जारी करने वाला कौन था? यानी हम जिसको दो अमली हुकूमत भी कहते हैं, तो इसको किसने जारी किया था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग ने दो अमली हुकूमत को बंगाल सूबे में जारी किया था। आइए मेरा चौथा जुमला देख लेते हैं, सिपाहियों की बगावत कब हुई थी? ये भी बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने बच्चों, 1857 सन ईस्वी को पहली जंग आज़ादी को ही हम सिपाहियों की बगावत कहते हैं, तो ये हुई थी। उसके बाद मेरा आखिरी यहाँ पर जुमला है, मैजिस्ट्रेट का तकर्रुर किसने किया था और कब किया था? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, मैजिस्ट्रेट का तकर्रुर का मौका 1781 सन ईस्वी में लोगों को दिया गया था, ताकि वो अपनी काबिलियत और अहलियत को जाहिर करते हुए आला अफसरों का मौका हासिल कर सकें। आप लोगों ने तमाम जवाब बिल्कुल सही दिए हैं।
मैं आप लोगों का यहाँ पर खैर मुक़द्दम करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ और आप लोगों को खुशामदीद पेश करती हूँ। आइए बच्चों, यहाँ पर हमने ये तमाम जो देखे हैं उस पर आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि याद होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है और इसके आगे बचे नुकात हम अगले सबक के अगले यूनिट में ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों, अब तक आप लोगों को जो मालूमात हासिल हुए हैं उनकी बुनियाद पर मैं आप लोगों से चंद यहाँ पर सवालात करना चाहूँगी। इसमें मेरा पहला सवाल है, अंग्रेज़ी तिजारती कंपनी का क्या नाम था? यानी अंग्रेज़ी तिजारती कंपनी जो कायम हुई थी उसका आपको नाम बताना है। ये भी आप लोगों ने सही कहा बच्चों, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई थी। उसी तरह से मेरा यहाँ पर दूसरा जुमला है, कलकत्ता में कौन सा कॉलेज कायम हुआ था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज नामी एक कॉलेज को कायम किया गया था। आइए मेरा तीसरा सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, दो तरह की अदालतें कौन कौन सी हैं? अभी आप इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, बताइए ये दो अदालतें कौन कौन सी हैं? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, दीवानी अदालत और जराइम अदालत, जिसे हम कहेंगे अवामी अदालत और जराइम अदालत। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं, पुलिस का महकमा कायम करने वाला कौन था? पुलिस डिपार्टमेंट को कायम करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपको इसका नाम बताना है। ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस महकमे को जारी किया था। तो आइए अब मेरा चौथा अगला सवाल देख लेते हैं, फौजी निज़ाम में अंग्रेज़ किस तरह से कामयाब रहे? फौज में वो लोग किस तरह से कामयाब रहे, इस बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं, आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हिंदुस्तानियों को फौज में शामिल करके सारे हिंदुस्तान को अपने मातहत करने में कामयाब रहे। इन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा पाने के लिए खुद हिंदुस्तानी सिपाहियों का ही इस्तेमाल किया और मुकामी रियासतों में नाइत्तेफाकी पैदा करते हुए तमाम हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। आइए अब मेरा अगला सवाल देख लेते हैं, अंग्रेज़ों ने कौन कौन से मैदान में तब्दीलियाँ लाई थी? अभी हम ऊपर से पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों कि किस तरह से अंग्रेज़ कौन कौन से मैदान में कौन कौन सी इस्लाहात या तब्दीलियाँ लाई थी, आपको वो बताना है। सही कहा आप लोगों ने, तालीम के मैदान में तब्दीलियाँ लाई थी, अदलिया निज़ाम में तब्दीलियाँ लाई थी, ज़मीनी निज़ाम में इन्होंने तब्दीली लाई थी, उसी तरह से तिजारत, ज़राअत और फौजी मैदान में इन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लाई थी। इन तमाम के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आइए अब होमवर्क के सवालात देख लेते हैं। मेरा यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए मुल्क में अंग्रेज़ों की तश्कील करदा दो अदालती निज़ाम को वाज़ा कीजिए। यानी जो दो अदालती निज़ाम को अंग्रेज़ों ने कायम किया था उसके बारे में आप लोग तफसीली एक जवाब लिखिए। मेरा दूसरा यहाँ पर सवाल है, अंग्रेज़ी दौर में पुलिस इंतज़ामिया में हुई इस्लाहात कौन कौन सी हैं? यानी पुलिस के निज़ाम में कौन कौन सी तब्दीलियाँ अंग्रेज़ों ने रोनुमा लाई थी, वो आपको बताना है। उसी तरह से मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की शहरी खिदमात को बयान करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शहरी खिदमात क्या क्या अंजाम दिए थे, शहरों में किस तरह से नए नए निज़ाम को कायम किया था, वो आप अपने जवाब में ज़रूर लिखेंगे। अगला मेरा सवाल है, फौजी इंतज़ाम में हुई तब्दीलियों को वाज़ा कीजिए। यानी फौज के निज़ाम में अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा की थी, किस तरह से उन्हें तब्दीली लाए थे और क्या क्या चेंजेस किए थे, उन तमाम को आपको तफसील से अपने जवाब में लिखना है। आइए अब अमली सरगर्मी यानी प्रोजेक्ट वर्क भी देख लेते हैं। इस सबक में दिए गए एक्ट्स को जोड़कर एक फहरिस्त तैयार कीजिए। यानी जो भी अब तक अदालती निज़ाम वगैरह निज़ाम में जो आप एक्ट्स को देख चुके हैं उन तमाम की फहरिस्त तैयार कीजिए और अंग्रेज़ी सरकार के दीगर एक्ट्स के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। यानी इनके अलावा जो अब हम जानकारी हासिल कर चुके हैं, इनके अलावा भी इन्होंने और कौन कौन से एक्ट्स को बनाए हैं उसको आपको मालूमात हासिल करके एक तफसीली रिपोर्ट लिखना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और दिए गए तमाम काम आप मुकम्मल करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ
ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.